क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसे सीओपीडी के नाम से भी जाना जाता है और यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी भी व्यक्ति के जो फेफड़े का जो है वायु मार्ग जो है सिकुड़ जाता है और ऐसा होने पर व्यक्ति का जो है जो सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आइए डॉक्टर अरुण कुमार से जानते हैं कि क्या जो ये सीओपीडी है इसके क्या कारण है, लक्षण है, संकेत और बचाव के तरीके इनसे जानते हैं। कि आपने बताया कि ये सीओपीडी बहुत ही कॉमन है और आज के प्रदूषण भरे माहौल में जहाँ की एयर पोल्यूशन बहुत ही कॉमन होते जा रहा है, ये मुख्यतः सांस की नली की बीमारी है। ये ऊपर का जो सांस का नली है जिसे ब्रोंकस बोलते हैं, वहाँ हवा का फ्लो, जो हवा का फ्लो है लिमिट हो जाता है और एयर ब्रीदिंग काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है और जिसकी वजह से सांस लेना मुश्किल हो जाता है। और ये दूसरे शब्दों में कहा जाए कि बहुत ही जानलेवा हो सकता है कभी कभी, क्योंकि इसे काफ़ी लोग नेगलेक्ट करते हैं या ये क्रोनिक डिजीज ऐसा नाम ही लग रहा है कि ये एक्यूट मामला नहीं होता है। ये पेशेंट के व्यक्ति के साथ ज़िंदगी के साथ चलते रहता है ये मामला। तो वो कभी भी इसके प्रति सजग नहीं हो पाता है और इसको बहुत हल्के में लेता है, क्योंकि उसे तुरंत किसी तरह की समस्या नहीं होती है। दिक्कत ये होता है कि पेशेंट को एकाएक जब ये समस्या इरिवर्सिबल हो जाती है, जहाँ से कि डॉक्टर अब कई तरह की दवा देते हैं, उसके बावजूद भी ये कंडीशन रिवर्स नहीं होता है। उस स्थिति में जब ये एक्टिव होते हैं तो देखा ये जाता है कि पेशेंट का कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गया और ये कॉज है पेशेंट की मरने का या मोर्टेलिटी का। जो कॉमन कॉज है, खास करके महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट हाई है, क्योंकि वे बहुत ज़्यादा, चूँकि दे आर नॉन स्मोकर, तो उनको लगता है कि मेरे को कुछ ऐसा बीमारी नहीं है। और मेल आर मोर क्रोनिक स्मोकर देन द फीमेल। सो वो बीच बीच में कभी उनको लगता है कि वो फिजिशियन के पास या हेल्थ केयर के पास अपनी समस्याओं को रखते भी हैं, बट द फीमेल्स आर वेरी नेग्लिजेंट फॉर दिस डिजीज। और अगर कहा जाए सीओपीडी मुख्यतः दो तरीके का होता है जो बहुत ही कॉमन है इंडिया में। वो एक एम्फाइजिमा और दूसरी क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। ये दो बीमारियां बहुत ही कॉमन है। एक आजमा भी है जो कि अगर इरिवर्सिबल हो जाए तो दैट इज़ आल्सो कॉजिंग द सीओपीडी, जिसमें कि इंटरस्टिशियल जो टिश्यू है, जो लंग की जो पेरेन्काइमा है, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाती है और कई बार सीजनल अटैक होता है और ये इम्यूनोलॉजिकल मेडिएटेड होता है, आईजी जिसे मेडिकल साइंस से बोलते हैं। दैट इज़ द कॉमन कॉज फॉर द सीओपीडी इन द आजमेटिक पेशेंट। और उनमें म्यूकस डिस्चार्ज, जो कफ बोलते हैं, खखार जिसको बोलते हैं हिंदी में, डिस्चार्ज बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगता है और पेशेंट के स्थिति को काफ़ी ख़राब कर देता है और वो कहीं कहीं जाकर इतना ज़्यादा डैमेज कर देता है कि ऑक्सीजनेशन, जो प्रॉपर ऑक्सीजनेशन होनी चाहिए, लंग का जो ऑक्सीजनेशन है, जो बैरियर है, ब्लड और लंग का जो बैरियर है, वो पल्मोनरी जो कैपिलरीज है वहाँ पर काफ़ी बड़ा बड़ा बुल्ला बन जाता है इन्फेजिमेटस में और वो ऑक्सीजनेशन को होने नहीं देता है। और ये बुल्ला कभी कभी रप्चर भी करता है, जो कि एक्सरे वगैरह में फ्लूइड लेवल के रूप में दिखता है। और जो क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ, ये ज़्यादातर क्रोनिक स्मोकर में है। एंटीट्रिप्सिन मैकेनिज्म है इसमें। वो इलास्टिक जो टिश्यूज है, जो हमारा सांस का नली है, उसके चारों तरफ जो इलास्टिक मसल्स होते हैं उनका इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है और ये डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी वो रिलैक्स, और जो इलास्टिसिटी का काम होता है रिलैक्स होना, कॉन्स्ट्रिक्शन करना, तो कॉन्स्ट्रिक्टेड पोजीशन में ही रह जाता है और पेशेंट की जो प्रॉपर जो वाइटल कैपेसिटी है, जो फाइव जो इन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जिसे बोलते हैं या P1 बोलते हैं मेडिकल साइंस में, कि पोस्ट एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कितना है पेशेंट का इन 1 सेकेंड, वो काफ़ी कम हो जाता है। और ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पेशेंट को ज़्यादातर केस में उसे हम लोग पीएफटी कराते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट होता है, जैसे रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, उसी तरह पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है। और ये पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में पेशेंट को स्पायरोमेट्री से कुछ ऑक्सीजन दी जाती है या एयर दिया जाता है और पूरे चेस्ट को डायलेट करता है, लंबा सांस लेता है लाइक दिस। और जब और जो जो एक्सहेल करता है, जो जब हवा ब्रीदिंग जो बाहर की ओर हवा जब ये करता है, तो उस समय ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है और उसकी हवा फेफड़े में ही रह जाती है। तो ये देखा गया है कि वो हवा जो है काफ़ी हद तक
जो ब्रीदिंग का जो रेट है उसे प्रभावित करता है। पेशेंट को बार बार सांस लेना पड़ता है क्योंकि हाइपर कैपनिया होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है क्योंकि ऑक्सीजन पूरी तरीके से बाहर नहीं आ पाता, एक्सेल नहीं हो पाता है। तो ये काफ़ी कॉमन समस्या है पेशेंट में। इस तरह के पेशेंट को हम लोग डायलेटर देते हैं, जो कि पेशेंट के जो ब्रोंकस को जो एयरवे जो चैनल है उसे डायलेट करता है, रिलैक्स करता है। और इस तरह का चीज़ काफ़ी हम लोगों ने सुना है कि सी पैप, बी पैप, ये जो टर्म्स है सीओपीडी में बहुत ही कॉमनली यूज होता है। वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन पीपीपी जो दिया जाता है, पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है, क्योंकि उसे एक्सहेल करने में दिक्कत हो रहा है तो बाहर से ही उससे ऑक्सीजन थोड़ा काफ़ी मात्रा में जो कि उसके लंग को डायलेट कर दे, उस हद तक दी जाती है। और दैट इज़ द कॉमन ट्रीटमेंट अपार्ट फ्रॉम द मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट में चूँकि पेशेंट को मैंने पहले बताया कि जागरूकता कम होने की वजह से काफ़ी हद तक देखा गया है कि पेशेंट जागरूक नहीं हो पाता है और उसका कंडीशन ऐसे ही चलते रहता है। इन चीज़ों को काफ़ी तरीके से सीरियसली लेना होता है, अदरवाइज पेशेंट की कंडीशन आगे चल के बहुत ही ख़राब हो जाती है। और जो देखा गया है कि पेशेंट बहुत अर्ली इंटरवेंशन से ठीक हो सकता है, वो पेशेंट लेट इंटरवेंशन में आता है, उस समय पेशेंट की स्थिति काफ़ी खतरनाक हो जाती है। एंड दैट इज़ नॉट गुड फॉर द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर सिम्टम की बात की जाए तो पेशेंट को कफ हो सकता है, सांस लेने में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, जो कि बार बार सांस लेता है छोड़ता है, सांस लेता है छोड़ता है, उसकी ब्रीदिंग रेट काफ़ी बढ़ जाती है। इस तरह के इसमें हम लोग नेबुलाइजेशन करते हैं। नेबुलाइजेशन जो टरूटालिन या साल्मेट्रॉल साल्बुटामोल के द्वारा इटॉक्सिलिन यूटोफाइलिन का जो ड्रॉप है वो दिया जाता है और पेशेंट की कंडीशन को काफ़ी हद तक जो उसके सांस लेने की क्षमता है उसको ठीक कर देता है। जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है वो सही हो जाती है। कई बार देखा है कि पेशेंट थोड़ा सा भी एक्सरसाइज करता है तो उसको सांस फूलने लगता है। तो ये इस कंडीशन में हेवी जो एग्जर्शंस है उसे अवॉइड करने की ज़रूरत है। कफ जब है तो उसके लिए कुछ एंटीबायोटिक भी फ़ायदा कर सकता है। उसके लिए नेबुलाइजेशन जो बताया गया वो फ़ायदा करे, डेक्सोना वगैरह हम दे सकते हैं पेशेंट को। अगर उसकी सिम्टम काफ़ी ख़राब होती जा रही है तो उस तरह के केस में आप उसे एक्सरसाइज से मना कर सकते हैं एज ए प्रिवेंशन। चेस्ट में अगर टाइटनेस फील हो रहा है तो उसके लिए दवा दी जा सकती है। क्रोनिक कफ है जो कि म्यूकस के साथ आ रहा है तो उसके ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए, अदरवाइज ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। उससे पेशेंट को कई बार देखा गया कि एनर्जी बहुत ही कम हो जाता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो जाती है। कई बार पेशेंट को आने वाले स्टेज में अगर वो ट्रीटमेंट नहीं लिया तो फैटिकनेस हमेशा उसे भारीपन, लेजीनेस, थकावट की महसूस होगा। वेट लॉस भी बहुत ही कॉमन है इन द क्रोनिक स्टेज, इन द लेट स्टेज। अगर ये ट्रीटमेंट ना कराएं तो कई बार देखा गया है कि पेशेंट की स्थिति इमरजेंसी वाली हो जाती है और उसे इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ता है। ये आए दिन काफ़ी कॉमन सिनेरियो है किसी भी मेडिकल कॉलेज में, किसी भी बड़े बड़े सदर हॉस्पिटल में, जहाँ के पेशेंट एकाएक इमरजेंसी के तौर पर जाता है कि सर हमको सांस बहुत फूल रहा है, घबराहट हो रहा है, पसीना छूट रहा है, अकबकाहट हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ गया। इस तरह के केस में अपार्ट फ्रॉम अदर जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है या लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन है उसमें हमें सीओपीडी और न्यूक्लियाइजेशन की भी कराना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम द ईसीजी एंड इकोकार्डियोग्राफी और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। देखा गया है कि उसमें पेशेंट का जो टिप है, फिंगर नेल्स है, वो उसका कलर चेंज होने लगता है, ब्लूइश पड़ने लगता है। ये दिखाता है कि पेशेंट को ऑक्सीजन की भारी कमी हो रही है। उस समय बात करने में कैचिंग ऑफ द ब्रेथ हो जाता है, पेशेंट काफ़ी कंफ्यूज होगा, हाइपर वेंटिलेशन सिंड्रोम, पीएच घट जाता है क्योंकि ऑक्सीजनेशन नहीं होगा तो एसिडिक की ओर चला जाएगा। हार्ट रेसिंग पाल्पिटेशन भी फील हो सकता है। अगर ये बताया जाए कि कौन से कारण हैं, अगर कारण की बात की जाए जैसा कि डॉक्टर चंदन ने बताया तो इसमें बहुत ही कॉमन का जो इंडिया में वो सिगरेट स्मोकिंग है, सिगार है जो कि बहुत ही फैशन के तौर पर लोग यूज करते हैं, पाइप स्मोक एंड सेकेंड हैंड स्मोक, सेकेंडरी स्मोकर जो होते हैं उससे भी देखा गया है कि होने की संभावना बढ़ जाती है। और जो मैंने शुरू में बताया कि पॉल्यूशन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, क्योंकि हमारा माहौल काफ़ी पॉल्यूशित होते जा रहा है। कई बार देखा है कि जो हमारी एयर जो ऑक्सीजन की मात्रा होनी चाहिए वो काफ़ी कम हो जाती है,
These all causes the exaggeration of the COPD. Now जैसा कि मैंने बताया कि इसमें करने की क्या ज़रूरत है, प्रॉपर हिस्ट्री लेना है, स्मोकिंग का हिस्ट्री लेना है, फैमिली में अगर कुछ है तो उसे देखना है। अगर उसकी दिनचर्या, उसकी लाइफ स्टाइल, जो वर्किंग कल्चर है, उससे भी बहुत सारा आइडिया मिल सकता है कि पेशेंट क्या कहना चाह रहा है। ये पेशेंट हार्ट का है, सीरियस का है या रेस्पिरेटरी सिस्टम का है। इसके लिए स्पायरोमेट्री, जो मैंने बताया कि हाउ टू डायग्नोज, स्पायरोमेट्री इज ए नॉन इन्वेसिव टेस्ट जिससे लंग फंक्शन को करा सकते हैं। ड्यूरिंग दिस टेस्ट आप लंबी सांसें लेते हैं, लंबी सांसें छोड़ते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन, ये आपको लंग के डिसऑर्डर को एक्सक्लूड करने में, या कोई अदर बीमारी तो नहीं है। आर्टेरियल ब्लड टेस्ट एग्जामिनेशन आप कर सकते हैं। ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ऑक्सीजन की मात्रा को डिनोट करता है और ये पता कर सकता है कि पेशेंट सीओपीडी का है या अन्यथा किसी और चीज़ का है। अब ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए, अगर ये कंफर्म हो गया कि पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सीओपीडी, देन हम उसे ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, इनहेलेशन देना है, नेबुलाइजेशन करना है। सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है इन द सीओपीडी, विच इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। इवन द लंग ट्रांसप्लांटेशन इज एन ऑप्शन इन सच केसेस। लंग ट्रांसप्लांटेशन के लिए जो हमारे यहाँ वीडियो असिस्टेड लंग ट्रांसप्लांटेशन है, उसका हम यूज कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो द मोस्ट हेल्पफुल। लाइफ स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है टू अवॉइड द फ्यूचर अटैक। इस केस में आपको स्मोकिंग छोड़नी होगी, जहाँ तक होगा मॉर्निंग वॉक का सहारा ले। आप लंग की कैपेसिटी को योगा थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी, फिजियोथेरेपी, अच्छी न्यूट्रिशन का यूज करना है। और अपने जो लोकल डॉक्टर्स हैं उनसे सलाह लेने की ज़रूरत है। अगर प्रॉपर मेडिसिन की बात की जाए तो इनहेल्ड ब्रोंकोडायलेटर्स, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, जो मैंने बताया कि पहले कि ये आप लॉन्ग एक्टिंग मस्कारेनिक एगोनिस्टिक जो एजेंट है, वो भी कई बार देखा गया है कि न्यूरो कंडक्शन के द्वारा ये फायदा कराता है और पेशेंट की जो कैपेसिटीज है उसे बढ़ा सकता है। लावा में आप कई तरह के मेडिसिन है जो कि यूज कर सकते हैं, जैसे फोमेट्रॉल, ग्लाइकोपाइरोलेट, टायोट्रोपिन, vilamintrol. These are the medicine apart from the corticosteroid, pure corticosteroid, जो कि लॉन्ग एक्टिव corticosteroid आप ले सकते हैं। डेक्सामेथासोन का जो हायर फॉर्म है उसे आप ले सकते हैं। फॉस्फोडाइस्ट्रेज 4 इनहिबिटर, ये जो मेडिकेशन है अपार्ट फ्रॉम द थियोफाइलिन, एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, हालांकि आजकल वैक्सीन की बात हो रही है, बट इट इज़ इन द इनिशियल स्टेज। डाइट जो है आप वेजिटेबल्स ज़्यादा से यूज करें, फ्रूट्स, ग्रेन्स, प्रोटीन, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। लिक्विड्स में भी आप प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लें, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प लाइक सो डैट आपका जो फ्लूइड लेवल है वो आपको मेंटेन करेगा। बिवरेजेस ले सकते हैं, कैफिनेटेड फूड ले सकते हैं आप। वेट लॉस जो है, जैसे मैंने बताया, उससे भी मैनेज करना होता है सीओपीडी में। ईटिंग हैबिट में आपको सुधार होना, थोड़ा थोड़ा खाने की ज़रूरत है। और जो आपका लिविंग स्टाइल है उससे अगर आप चेंज कर लेते हैं तो दैट इज़ द मोस्ट यूजफुल। और जिसमें सबसे बड़ी बात है, अल्कोहल को अवॉइड करना है, स्मोकिंग को अवॉइड करना है, वर्कआउट करना है, न्यूट्रिशियस फूड लेना है आपको डेली बेसिस पर, हाउस को साफ सुथरा रखना है सो डैट कि कोई भी एजेंट जो एंटीजेनिक रूप में, और अगर फ्लेयर अप होता है तो उसे भी देखने की ज़रूरत है। सपोर्टिव थेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। नाउ कमिंग टू द स्टेजेस, इसमें ये देखा गया है कि अगर पेशेंट सेकेंड स्टेज में या लास्ट थर्ड स्टेज में आता है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन अगर ग्रेड 4 में आता है तो दैट इज अ मोस्ट डेंजरस, जहाँ की उसकी FEV1 काफ़ी डिक्रीज कर जाती है, वाइटल कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाता है और ये पेशेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो मैं आग्रह करूँगा आपके चैनल के माध्यम से इसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, सो दैट कि इधर इनिशियल स्टेज में ही इसे ठीक किया जा सके। जैसे कि डायबिटीज़ के बारे में हमने बताया है कि इसको अगर जितना अर्ली स्टेज में इसको आप एक्सक्लूड कर दें, लेवल को कम करते हैं ग्लूकोज का, उसी तरीके से ये भी एक प्रिवेंटिव डिजीज़ है जो कि अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए, स्क्रीन हो जाए, तो लेटर स्टेज में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट के लिए तो ज़रूरी है। तो इन सब बातों के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम लोग अगेन
जो पहले भी हमने इसके बारे में जानकारी दी है रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में। ये सीओपीडी एक बहुत ही खतरनाक डिजीज है, चूँकि ये क्रोनिक आता है, धीरे से आता है, पता भी नहीं चलेगा और लास्ट में ऐसा कंडीशन हो सकता है कि जहाँ से कि रिवर्स करना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो सकता है।